नमस्कार, मैं श्रद्धा कुमारी और देख रहे हैं आप टीचर पॉडकास्ट सीरीज, जिसमें आप सभी को बहुत सी जानकारी मिलेगी। तो बने रहिए हमारे चैनल मंजिल इंडिया पे। तो आज हमारे बीच मौजूद है गोड्डा के पाइथागोरस मैथ क्लास के संस्थापक संतोष सर। तो आइए इनसे बात करते हैं और इनके बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। तो सर, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम संतोष कुमार है और मैं गोड्डा में मैथ पढ़ाता हूँ और मेरे इंस्टीट्यूट का नाम पीटीसी है, पाइथागोरस ट्यूशन सेंटर, पीटीसी गोड्डा के नाम से है। और मैं पथरगामा से हूँ और पथरगामा और गोड्डा दोनों जगह मैथ्स पढ़ाता हूँ। तो आपका ये पाइथागोरस को ओपन करने का कुछ खास वजह? हाँ, वजह है। जब हम पढ़ रहे थे तो घर में कुछ मजबूरियाँ थी, जिसके कारण लगा कि कुछ अपना भी पढ़ाना चाहिए, जिससे कुछ अर्निंग भी हो और अपनी पढ़ाई का खर्च वगैरह निकाल सके। तो शुरू में सोचे कि कैसे पढ़ाएं। तो मेरे एक सर हैं जो पथरगामा में ही पढ़ाते हैं। शुरुआत ही पथरगामा से ही हुई। पथरगामा में एक आर्यभट्ट ट्यूशन सेंटर है, जिनके संचालक हैं संजय सर। उन्हीं से हम सलाह लिए कि सर हम पढ़ाना चाहते हैं, तो हम मैथ्स पढ़ाएंगे। मेरा मैथ बहुत अच्छा है तो हम मैथ ही पढ़ाएंगे और इसमें आप हमको थोड़ा सलाह दीजिए। तो बोले हाँ, यहाँ पे मैथ स्टार्ट कर दो। तो सोचे कोचिंग का नाम क्या रखे, तो उनके कोचिंग का नाम था आर्यभट्ट ट्यूशन सेंटर। तो वो बोले कि पाइथागोरस ट्यूशन सेंटर रख दो। तो हम बोले सर क्यों? तो बोले देखो मैथ पढ़ा रहे हो तो ऐसा होता है कि अगर मैथ पढ़ा रहे हो तो मैथ के किसी गणितज्ञ के नाम पे इंस्टीट्यूट का नाम रखना हमको लगता है कि सही रहेगा। हम सोचे नहीं थे कि हम कभी गोड्डा में पढ़ाएंगे, हम सोचे थे पथरगामा में पढ़ाएंगे, लोकल है यहाँ पढ़ाएंगे और अपना काम भी करेंगे। तो वहीं से स्टार्ट हुआ है जर्नी। फिर धीरे धीरे मन हुआ कि नहीं, गोड्डा में भी पढ़ाया जाए। तो गोड्डा में भी सेम वही नाम से, पीटीसी के नाम से इंस्टीट्यूट अपना खोल दे। तो गोड्डा और पथरगामा दोनों को मैनेज कैसे करते हैं आप? गोड्डा और पथरगामा अलग अलग टाइम है। जैसे पथरगामा में पढ़ाए तो पथरगामा में अगर सुबह पढ़ाते हैं तो गोड्डा में शाम में बैच रहता है, और अगर गोड्डा में मॉर्निंग में रहता है तो पथरगामा में फिर दोपहर से रहता है इवनिंग तक। ये टोटल कितना आवर्स पढ़ाते हैं आप? टोटल कितना आवर्स पढ़ाते हैं आप? सारा दिन पढ़ाना हो जाता है, मतलब सुबह 6 बजे से लेके 8-9 बजे तक पढ़ाना हो जाता है रात के। आपके लाइफ का सपोर्ट सिस्टम कौन है? मेरे लाइफ का सपोर्ट सिस्टम मेरी मम्मी है, मेरे पापा हैं और मेरा छोटा भाई है। और अगर वो ये लोग सपोर्ट ना करें तो शायद मैं नहीं पढ़ा पाऊँ। बहुत मतलब सारा सपोर्ट यही लोग हैं। आपकी बचपन की पढ़ाई कहाँ से हुई थी और बचपन में कुछ ऐसा मोमेंट जो कि आपको बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया हो? मेरी पढ़ाई लिखाई तो पथरगामा से हुई। पहले 3 to 5 सरकारी स्कूल में पढ़े, प्राथमिक विद्यालय में। उसके बाद फिर मिडिल स्कूल आए। मिडिल स्कूल में 8 तक के बाद पथरगामा में एक एनजी हाई स्कूल है, वहाँ पे 9th 10th 11th 12th हुआ। और उसके बाद फिर जैसे 12th हुआ फिर हम दिल्ली चले गए। दिल्ली से आने के बाद फिर हम यहाँ पे पढ़ाना स्टार्ट किए और उसके बाद फिर अपने ये चल ही रहा है। तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपके इंस्टीट्यूट में कोई बहुत ज़्यादा एवरेज बच्चा आया और वो आपके गाइडलाइन से टॉपर होने लगा? हाँ, मतलब शुरू में तो ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि स्टार्टिंग में ऐसा हुआ कि बच्चे आए लेकिन उनका बेस इतना कमज़ोर था कि हमको समझ में नहीं आ रहा था कि इनका बेस ठीक करें कि 11th 12th पढ़ाएं। क्योंकि 11th 12th पढ़ाना मतलब हो गया कि उनका बेस कम से कम सही रहना चाहिए। अब हम ऐसे बच्चे आए मेरे पास कि जिनका बेस बहुत वीक था, तो मतलब मुझे समझ में नहीं आने लगा मैं पढ़ाऊँ कैसे। तो फिर भी कोशिश किए कि चलो पहले बेस भी ठीक करते हैं और पढ़ाते भी हैं, बेस को देखते हुए कि बच्चे का बेस भी स्ट्रॉन्ग करना है और पढ़ाना भी है। तो अच्छा चेंजेस आया। फिर धीरे धीरे देखे कि नहीं, यही रूल से बच्चे अच्छा स्कोर करने लगे और पथरगामा में सब जानने भी लगे, सब पसंद भी करने लगे। और फिर वही रूल अपना सेम गोड्डा में रखे और गोड्डा में टॉप रिजल्ट दिए। यानी कि मैथ्स में हमारा स्कोर है पीटीसी से 100 में 100, जो मेरे लिए बेस्ट मोमेंट था। वहाँ से बहुत भरोसा हुआ हमको कि चलो अब कुछ अच्छा हो गया है और अब और बढ़िया से पढ़ाने लगे। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो वो मैथ को हार्ड समझते हैं या फिर थोड़ा बोरिंग कहते हैं कि ये बोरिंग सब्जेक्ट है। आप उन बच्चों को क्या सलाह देंगे? मैथ्स
हार्ड भी है और मैथ आसान भी है। डिपेंड करता है कि आपका बेस स्ट्रांग है या नहीं। अगर आपका बेस स्ट्रांग है तो मैथ आपके लिए एकदम आसान है। अब बेस ही आपका पूरा वीक है तो सच में मैथ आपको बोर लगेगा भी और भारी है भी वो। अगर मतलब कि अगर आपका बेस वीक है तो, लेकिन अगर आपका बेस स्ट्रांग है तो फिर मैथ में मज़ा ही मज़ा है, बहुत मज़ा है। मतलब इतना मज़ा है कि आप दिन भर बनाइएगा तो नहीं थकेंगे। एग्जाम्पल में हमको ले लीजिए, हम दिन भर मैथ बना सकते हैं, बस हमको मेरे टाइम पे खाना पीना हो जाए और एकदम पढ़ते रहेंगे हम। ऐसा मेरे साथ हुआ है। मैथ हम कभी बोर नहीं हुए क्योंकि मेरा बेसिक बहुत अच्छा था और बेसिक के कारण हमको कभी दिक्कत हुआ ही नहीं लाइफ में। अगर आप टीचर नहीं होते तो क्या आप सिंगर होते? अगर हम टीचर नहीं होते तो सिंगर होते। सिंगर जितना आसानी से हम बोल देते कि सिंगर होते, उतना आसान सिंगर बनना है नहीं। उसकी पढ़ाई तो और भी टफ है। क्लासिकल सीखना होगा, क्लासिकल म्यूजिक में पकड़ होगा। तो अगर माँ सरस्वती और गुरुदेव की कृपा हुई तो शायद आप ऊंचाइयों को छुएंगे और एक अच्छा सिंगर बन सकते हैं। तो मैं संगीत भी सीखता हूँ, मेरा शौक है संगीत। हम मतलब सीखते भी हैं और गाते भी हैं, लेकिन एक अच्छा सिंगर बनना चाहते हैं। टीचिंग तो चल ही रहा है, लेकिन मेरा लास्ट मतलब कि सपना है कि हम अपने लाइफ में एक अच्छा सिंगर बने, जिसके लिए मेहनत जारी है। क्लास कर रहे हैं म्यूजिक का। तो कब से ये सपना देख रहे थे आप? मतलब क्या, संगीत का सपना तो नहीं देखे थे, लेकिन किसी को गाते हुए सुनते थे तो बड़ा अच्छा लगता था कि हम भी गाएं। इस मतलब कि प्राथमिक स्कूल विद्यालय में एक मैम आती थी, किरण मैम थी, किरण लता वर्मा। वो भजन सिखाती थी, तो वो हम लोगों को बुलाती थी तो भजन वगैरह सुनाती थी, तो हम लोग भी सुनते थे। तो वहाँ से मतलब इंटरेस्ट बढ़ा, लेकिन ये नहीं जानते थे कि इसका मतलब कि कोई क्लास भी होता है जिसमें हारमोनियम सिखाया जाता है, म्यूजिक सिखाया जाता है। ये चीज़ का जानकारी नहीं था। तो फिर नहीं जानकारी था तो नहीं करते थे, लेकिन फिर जब गोड्डा में पढ़ाना स्टार्ट किए तो धीरे धीरे पता चला कि गोड्डा में कोई म्यूजिक भी सिखाते हैं। तो फिर म्यूजिक क्लास स्टार्ट किए। आपका फेमस डायलॉग क्या है? फेमस डायलॉग तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जैसे ही क्लास में आते हैं तो बच्चों को बोलते हैं कि बोर्ड पे ध्यान दीजिए, और जब बताना स्टार्ट करते हैं तो फिर कुछ बच्चे इधर उधर देखते हैं तो उनको बोलते हैं कि ज़ोर से बोलो, ध्यान दो बोर्ड पे। बस यही सब है, कोई खास डायलॉग नहीं है। आपने जब पढ़ाना स्टार्ट किया था तब के टीचिंग स्टाइल और अभी के टीचिंग स्टाइल में क्या चेंजेस आए? उस समय जब हम पढ़ाना स्टार्ट किए थे तो हम सीख रहे थे कि पढ़ाई कैसे पढ़ा रहे थे, लेकिन लग रहा था कि नहीं, अभी और अच्छे से इसको एक्सप्लेन करने का ज़रूरत है। लेकिन स्टार्टिंग में होता है कि सब कोई परफेक्ट नहीं होता है। पढ़ाते अनुभव बढ़ता गया और अब ऐसा लगता है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती है पढ़ाने में। और एक सवाल को एक ही नियम से नहीं, हम अलग अलग नियम से जब बच्चों को बताते हैं तब बच्चे को भी लगता है कि नहीं, सर का पढ़ाई रटा रटाया हुआ नहीं है। सर अगर रटा रटाया हुआ पढ़ाई रहता तो एक नियम से ही बनाते, दूसरे नियम से नहीं बताते। हम खुद बोलते हैं कि इस सवाल को और किसी नियम से सोच सकते हैं आप लोग क्या? हम क्या, बच्चे भी सोच लेते हैं, क्योंकि उनको भी लगता है कि नहीं, सवाल को जब हम अलग अलग ढंग से बना सकते हैं तो उससे पहले उसको सोचना होगा क्या करेंगे। तो अलग अलग मेथड का यूज करते हैं, अलग अलग तरीके से, अलग अलग रूल से, मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3 का जब यूज करके बताते हैं तो बच्चे बड़ा पसंद करते हैं कि नहीं, हम लोगों के सर एक सवाल को 3-4 नियम से बता देते हैं। और हमको भी अच्छा कभी सुनने को लगता है, किसी बच्चे के मुंह से सुने कि सर 3 नियम से बताए हैं, 4 नियम से बताए हैं, तो हमको लगता है कि और इसको 2-3 नियम से बता ही देते हैं ताकि हमको और अच्छा लगे। तो कोशिश करते हैं कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा समझाएं, और एक तरीके से नहीं, अगर बच्चे एक तरीके से नहीं समझ रहे हैं तो दूसरे तरीके से समझाएं, उससे भी नहीं समझे तो और तरीके से समझाएं। तो इससे क्या होता है कि जो बच्चे नहीं समझ पाए एक नियम से, उसको दूसरे नियम से समझ में आया, लेकिन जो अच्छे बच्चे हैं वो तीनों नियम से समझ गया, और तीनों नियम से समझ गया, चारों नियम से समझ गया, वो बच्चे तो फिर तहलका मचाएंगे ही। ठीक है, कि ये क्वेश्चन हम एक नियम से क्या 3-3 नियम से प्रूव कर सकते हैं, 3-3 नियम से बना सकते हैं। ये चीज़ हमको सुनने को मिला है कि नहीं, कि बहुत अच्छा है सर, अगर आप एक सवाल को 2-3 मेथड से बताते हैं तो हम लोग को बड़ा बढ़िया लगता है, और हम उसको फॉलो करते हुए हैं कि नहीं, ये बताएंगे, अगर आप लेने वाले हैं तो बताएंगे। बहुत बच्चे गांव से आते हैं पढ़ने के लिए यहाँ पर, तो उनको आप टाइम मैनेजमेंट करना कैसे बताते हैं? जो बच्चे गांव से आते हैं वो बच्चे बड़ा बढ़िया होते हैं, क्योंकि गांव के बच्चे को पता होता है कि हम किस तकलीफ में रहे हैं, मेरे साथ क्या क्या समस्याएं हुई हैं, हम अगर गोड्डा पढ़ने आए हैं तो कैसे पढ़े गोड्डा में,
तो उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। वो बच्चे को बस शुरू शुरू में लगता है कि गांव का याद आता है कि ना हम गांव में पढ़ रहे थे, वहाँ मन लग रहा था, यहाँ मन नहीं लगता है, यहाँ का पानी अच्छा नहीं लगता है, तो यहाँ पे घर का पूरा याद आता है। तो बस वही चीज़ बोलते हैं कि देखिए अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको गृह त्यागी बनना होगा, ठीक है, और घर का मोह माया से थोड़ा दिन दूर रहना होगा। हाँ, बीच बीच में जब छुट्टी होगी तब आप जाइए घर, और घर जाइए, घर से घूम फिर के सबसे बात करके आइए, फिर उसी तरह जोश जुनून के साथ पढ़ाई कीजिए, क्योंकि आप पढ़ने आए हैं, खेलने तो आए नहीं हैं। पढ़िएगा, मेहनत कीजिएगा, अच्छा रिजल्ट कीजिएगा, तो आपके मम्मी पापा को भी गर्व होगा कि नहीं हम बच्चे को अगर गोड्डा पढ़ने भेजे हैं तो वो रियल में पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। तो बच्चे को यही बोलते हैं कि नहीं, अगर आप वहाँ से आए हैं तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और वो मैनेज कर लेते हैं। वो बच्चे बड़ा समझदार होते हैं। मुझे दिक्कत है गोड्डा के बच्चों से। गोड्डा के बच्चे नहीं समझते हैं, क्योंकि वो गोड्डा के हैं, उनको आदत है कि मार्केट में घूमने का, मार्केट घूमना है तो इधर उधर घूमना है, तो वो बच्चे ज़्यादा बिगड़े हुए रहते हैं। लेकिन गांव के बच्चे हमको लगता है कि वो अच्छे होते हैं, वो समझते हैं चीज़ों को, और चूंकि मैं गांव से हूँ तो मैं उनके साथ ज़्यादा कनेक्ट हो जाता हूँ, जो ऑलरेडी गांव से हैं, तो मेरा उनके साथ अच्छा बनता है। और उन बच्चों को समझाना पड़ता है जो कि शहर से आए हो, ठीक है, या गोड्डा में ही, गोड्डा के ही हो प्रॉपर, वो थोड़ा सा बदमाशी ज़्यादा करते हैं उनके तुलना में जो गाँव से आए। मैथ सब्जेक्ट को लेकर कंपटीशन और जेई में क्या कहेंगे आप? मैथ सब्जेक्ट अगर आपका बढ़िया है तो आप जेई का एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, ठीक है, आईआईटी जेई, ठीक है, इस सब में बैठ सकते हैं। और अगर आप बहुत अच्छा मेहनत कीजिएगा, बहुत एडवांस लेवल का आपको नॉलेज होगा, तो आप निकाल भी सकते हैं। लेकिन आप ये नहीं सोचिएगा कि जैसे 9th 10th पढ़ लिए, 11th 12th कर लिए तो मेरा ये भी निकल जाएगा। नहीं, कंपटीशन एग्जाम एक ऐसा चीज़ है जिसमें आपको औकात का पता चलता है कि हम कितना पानी में हैं, ठीक है। मैट्रिक इंटर तो सब कोई करता है, लेकिन कंपटीशन में बैठने के बाद पता चलता है कि हमको हल्का में हम पढ़ाई कर लिए थे। इसीलिए अगर आपको मैथ सब्जेक्ट आपका इंटर में है तो मैथ सब्जेक्ट में फिर मस्ती मत कीजिए, ठीक है, टाइम वेस्ट मत कीजिए, जम के मेहनत कीजिए, खूब मेहनत कीजिए। जैसे एनसीईआरटी तो बनाइए ही, आरएसआरटी को घोर के पी जाइए, इतना बनाइए कि आपको लगे कि नहीं मेरा इंटर लेवल का मैथ्स अच्छा हो गया। उसके बाद आपको बहुत सारा बुक मिल जाएगा मार्केट में, ठीक है, अगर आप आईआईटी जेईई सब का तैयारी करते हैं तो आपको बुक मिल जाएगा। उन सभी बुकों को एक बार बनाइए, ठीक है, और पता चलेगा आपको कि हम जो इंटर में पढ़े थे उसका लेवल क्या था, इसका लेवल क्या है। बहुत मतलब ये ऐसा नहीं कहेंगे कि बहुत हार्ड है, मेहनती बच्चों के लिए, मेहनत करने वाले बच्चे निकालते ही हैं। लेकिन जो बच्चे केवल सोचते हैं कि हम निकालना चाहते हैं और मेहनत खा कर नहीं किए हैं तो फिर आपसे नहीं निकलेगा। तो अगर आपको निकालना चाहते हैं तो आपको अभी से, जैसे 9th से ही समझ लीजिए कि हमको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, पूरा कॉन्सेप्चुअल आपको पढ़ाई करना होगा, कॉन्सेप्ट आपका पूरा क्लियर होना चाहिए। सवाल देखते ही आपको उसको बनाने का क्षमता आ जाना चाहिए, बिना ज़्यादा लिखे। माइंड में कैलकुलेशन पावर ज़्यादा होना चाहिए। और माइंड में कैलकुलेशन पावर ऐसा नहीं कि कोई जादू से होता है, ये नहीं कि हम आप मेरे पास आएंगे हम आपको दे देंगे जाओ आयुष्मान भव, ठीक है, विजयी भव, तो आप हो जाइएगा। नहीं, आप मेहनत कीजिए, मेहनत आप किए हुए रहेंगे और आपका प्रैक्टिस बढ़िया रहेगा तो आप तुरंत सोच भी सकते हैं, सवाल को देखते ही सोच लेंगे, बन भी जाएगा। अभी हम लोग के साथ होता क्या है, क्वेश्चन को देखते हैं तो बहुत सारा क्वेश्चन देखते ही मन में आ जाता है कि नहीं इसको ऐसे से बनाएंगे, बन गया। कैलकुलेशन मन में भी हो जाता है, तो वो प्रैक्टिस करने का कमाल है, तुरंत नहीं आएगा। हम बोल देंगे कि आप ऐसा कीजिए तुरंत आ जाएगा, नहीं, खूब मैथ को बनाइए, बनाते बनाते आपको क्या होगा, आइडिया लगने लगेगा, सेंस आ जाएगा। सिंपल सी बात है, मैथ बनाते बनाते सेंस आता है और आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने का पावर बढ़ता है, प्रैक्टिस करते करते पावर बढ़ने लगता है। इसलिए प्रैक्टिस खूब करना होगा, तब ये सब एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। नहीं तो नॉर्मली 9th 10th 11th 12th कीजिए बस, फिर कंपटीशन नहीं निकलेगा अगर आप वही से टाइम वेस्ट करते हैं तब। मैथ को एक लाइन में डिफाइन कैसे करेंगे? मैथ को हम एक लाइन में डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैथ मेरे लिए क्या है, समझिए कि सब कुछ है। और एक वर्ड में मेरे लिए मैथ का कोई मतलब कि कोई यही नहीं है, बोल ही नहीं सकते कि वर्ड में हम, मेरे पास शब्द नहीं है कि हम एक वर्ड में मैथ को डिफाइन कर सकें। मैथ मेरे लिए अथाह है, समंदर को आप एक बूंद से कैसे नापिएगा, मैथ मेरे लिए समंदर है, ठीक है। और मैथ को हम जिस ढंग से पढ़े, जितना पढ़े उसके हिसाब से लगता है कि मैथ में अभी हम कुछ भी नहीं है, बहुत कुछ सीखना बाकी है। और बहुत कुछ सीखना बाकी है, हमको अभी भी एहसास हो रहा है। तो समझिए कि उस बच्चों को हम क्या पढ़ा रहे होंगे। मैथ अगर मानिए कि अगर 100% है तो उसका हम 10% भी नहीं है, और 10% में हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इसीलिए इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम मैथ में हम बहुत बड़े विद्वान हैं, मैथ अथाह सागर है, उसको आप पूरा पढ़िएगा, पूरा जीवन कम पड़ जाएगा आपको पूरा पढ़ने के लिए। इसीलिए उसमें कोई घमंड वाली बात नहीं होनी चाहिए।
मैथ अथाह सागर है, एक वर्ड में उसको नहीं नाप सकते। आप कौन कौन से क्लास को पढ़ाते हैं? अभी तो हम सिर्फ 11th-12th को ही पढ़ाते हैं, 11th-12th मैथ्स पढ़ाते हैं। अच्छा, सुने हैं कि आप सरकारी जॉब नहीं करना चाहते, ऐसा क्यों? सरकारी जॉब हम, पहली बात तो कि हमको, जैसे हम ट्यूशन पढ़ाते हैं तो ये तो टीचर का पैशन हो गया, और टीचर सरकारी होता है और प्राइवेट भी होता है। हम सरकारी टीचर बनना ही नहीं चाहते हैं, ठीक है। हम चाहते हैं कि हम इन्हीं बच्चों के बीच खुश हैं, ठीक है। हमको एक अपना प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ हम खुद का ऑनर हो। हम स्कूल में जाएंगे, पढ़ाएंगे, तो फिर उसके लिए क्या करना होगा कि फिर अपना पढ़ाई करना होगा, कंपटीशन निकालना होगा, उतना सारा समय देना होगा। तो मेरा मन भी ऐसा कुछ नहीं कि हम गवर्नमेंट टीचर बने, हम इसी में खुश हैं। और मेरा सपना ही नहीं है, टीचिंग भी मेरा सपना नहीं है, वो तो मजबूरी से स्टार्ट हुआ, अभी तक चल रहा है। लेकिन फोकस है सिंगर बनने पे, सिंगर बनना चाहते हैं। और सिंगर तो जानते ही हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट नहीं होता है, सिंगर सिंगर होता है। तो हमको बस सिंगर बनना है। लेकिन अभी जो हम अपना जीविका चला रहे हैं, अपना घर चला रहे हैं, अपने आप को मेंटेन कर रहे हैं, परिवार को लेके चल रहे हैं, तो वो किसी ना किसी काम को करके कर सकते हैं। तो उसके लिए हम पढ़ा रहे हैं। लेकिन ये मेरा मतलब फाइनल वर्क नहीं है, इसके बाद हम और भी कुछ करेंगे। ये मेरा मतलब जब तक पढ़ा रहे हैं तब तक पढ़ा रहे हैं, मतलब सरकारी ये सब जॉब। दिन के लिए नहीं है। हाँ। सब दिन हम पढ़ाएंगे भी नहीं। मेरा जिस दिन हमको माँ सरस्वती मतलब कि जगह दे देगी, अब उस दिन हम छोड़ देंगे। आप बच्चे को रेगुलर क्लास आने क्यों कहते हैं? बच्चे को रेगुलर क्लास आने के लिए कहना ही पड़ेगा। अगर रेगुलर नहीं आएंगे तो वो फिर हम जो पढ़ाएंगे वो समझ ही नहीं सकेंगे। हम मान लीजिए आज आप आए, आज तो आप पढ़ लिए, लेकिन नेक्स्ट डे अगर आप नहीं आए तो नेक्स्ट डे हम दूसरा कॉन्सेप्ट बताएं, दूसरा सवाल बताएं, और उस कॉन्सेप्ट का आगे यूज होगा। और आप अगर 2 दिन के बाद आएंगे तो आपका ये कॉन्सेप्ट मिस हो गया, फिर आप नहीं समझेगा, फिर आप हमको पूछिएगा सर कैसे हुआ, तो फिर हमको फिर समझाना पड़ेगा उतना ही। तो हम चाहेंगे कि आप रोज आए, रोज तो आने बोलेंगे ही, और इसलिए बोलते हैं कि आप बच्चे रोज आइए, रोज आइएगा तब ना सीख पाइएगा। अगर रोज आइएगा ही नहीं तो हम जो सिखाएंगे वो आपको समझ में ही नहीं आएगा। आपको लगेगा कि पता नहीं को समझ में क्यों नहीं आने लगा, शुरू शुरू में तो बड़ा बढ़िया लगता था, अब क्या हो गया। तो मेरे में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आप में है। आप अपने आप को इम्प्रूव कीजिए, रेगुलर आइए, और रेगुलर आइएगा तो फिर अच्छा होगा ही होगा। जैक बोर्ड में मतलब एग्जाम के टाइम सिर्फ 11th-12th को लेकर एनसीईआरटी ही बेस्ड पढ़ना है या फिर और भी बुक पढ़ सकते हैं? पहले क्या होता था कि एनसीईआरटी ही पढ़ाई पढ़ते थे, और एनसीईआरटी से हूबहू क्वेश्चन आ जाता था, एकदम डिट्टो क्वेश्चन मिल जाता था कि एक्सरसाइज इतना का ये नंबर पूछा जाएगा, तो पूछता भी था। अगर अब अभी हम ये बात बोल दे कि आपका यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो हम फिर गलत साबित हो जाएंगे। अभी क्वेश्चन कैसा आ रहा है, पढ़िए आप एनसीईआरटी, लेकिन आपका एनसीईआरटी से क्वेश्चन नहीं रहेगा, एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा। अब एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा तो अगर आप एनसीईआरटी को बना लिए हैं, लेकिन अगर आप उसके अलावे अलग क्वेश्चन में फंस जाते हैं, उसी टाइप के क्वेश्चन में फंस रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको दूसरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत है, दूसरा बुक से बनाने की जरूरत है। तो हम बच्चे को एनसीईआरटी भी पढ़ाते हैं और बोलते हैं कि आपको आरएस और आरडी और केसी सिन्हा ये सब बुक को भी साथ साथ में बनाना है, जितना आप टाइम दे सकिएगा उतना। ये नहीं कि पूरा बनाना है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर फिजिक्स भी तो पढ़ना है, केमिस्ट्री भी तो पढ़ना है, बायोलॉजी भी तो पढ़ना है, सब हम कैसे पढ़ेंगे अगर खाली मैथे बनाएंगे तो बात सही भी है। तो हम उसको बोलते हैं कि एनसीईआरटी आप पढ़िए, और एनसीईआरटी टाइप का जो क्वेश्चन है वो आप 1 घंटा अलग से टाइम निकाल के बनाने का कोशिश कीजिए। एक दिन नहीं बनाना है आपको, उसको सालों भर बनाना है। रोज बनाएंगे तो मान लीजिए हम एक दिन में एक ही क्वेश्चन बनाएंगे तो 365 दिन में कितना क्वेश्चन बना लेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन बना लेंगे, उतना क्वेश्चन तो पूछा भी नहीं जाता है। लेकिन अगर आप रोज बनाते हैं तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एनसीईआरटी के साथ साथ रेफरेंस बुक भी पढ़ना चाहिए अगर टाइम है तो, और नहीं टाइम है तब तो बात ही अलग है। और टाइम अगर निकल रहा है तो पढ़िए, अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए, नॉलेज भी होगा, प्लस में रिजल्ट भी बढ़िया होगा, बहुत बेनिफिट है आपको। जैसे कि कोई ऐसा कंपटीशन है जिसमें कि चांस नहीं है निकलने का, लेकिन क्या उसमें एफर्ट डालना चाहिए? अगर आप अपने आप को समझते हैं कि हम ये नहीं कर सकते हैं, आपको पूरा पता है कि ये चीज़ कोई कर रहा है, उसका हो गया, तो होता है किसी को देखकर भी मन में ख्याल आता है कि देखिए ना उसका ये एग्ज़ाम निकल गया, हम भी उसी एग्ज़ाम को निकालने का कोशिश करेंगे, हम भी करना चाहेंगे। तो हो सकता है कि आप उसका तो निकल गया, लेकिन आपका और उसमें बहुत अंतर हो सकता है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं वो हमसे नहीं निकलेगा, अंदर से जवाब आ रहा है, ठीक है, तो फिर आप ना ही करें तो बेहतर है।
लेकिन अगर आपका जिद बन जाए कि नहीं हम वो करके रहेंगे तो आप कीजिए, ठीक है। आप फिर रुकिए मत। अगर आपका जिद है कि नहीं हम करेंगे चाहे समय जितना क्यों ना लग जाए, फिर आप उसमें पूरा एफर्ट लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये जुनून की बात है, जोश की बात है। अगर आपको जुनून है कि नहीं हम कर सकते हैं तो बिल्कुल कीजिए। और अगर आपका अंदर का ज़मीर जवाब दे रहा है कि बेटा तुम नहीं कर सकते हो इसको, तो फिर ना ही करो तो बेहतर है। मेरा यही कहना है। आपको कैसा लाइफ जीना है? लाइफ सिंपल लाइफ हो, ऐसा लाइफ जिसमें हम मम्मी पापा के साथ में रहे, ठीक है, और सबको लेके चले। सीधा सिंपल जीवन ही हमको अच्छा है, सादा जीवन ही अच्छा है। कोई खास बहुत बड़ा सपना नहीं है। और सब खुश रहे, सबको परिवार को मेंटेन करके चले, किसी को कोई दिक्कत ना हो। और बस ऐसा जीवन चाहिए हमको कि हम सबको संभाल लें, घर की सभी ज़रूरतों को पूरा कर लें। ऐसा काम कुछ करें, ऐसा कुछ कर ले मम्मी पापा के लिए जो ताकि वो कह सके कि नहीं मेरा बेटा बहुत अच्छा किया मेरे लिए, जितना हम चाहते थे उससे अच्छा किया। और बहुत ज़्यादा नहीं कुछ कहेंगे इसके बारे में। वो कौन-कौन से स्टूडेंट है जो मैथ में 100 में 100 लाए आपके इंस्टीट्यूट से? मैथ्स में पूरा गोड्डा से एक ही स्टूडेंट अभी तक 100 में 100 लाया है, सागर नाम है उसका। और एकलौता वही बच्चा है जो कि मेरे पास पढ़ा, मैथ्स में 100 में 100 स्कोर किया। और अभी तक तो प्रयास जारी है कि चाहते हैं कि नहीं एक बच्चा लाया तो क्या और भी तो बच्चे लाने चाहिए। तो और भी बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बच्चे भी मेहनत करने चाहिए। बच्चे मेहनत नहीं करेंगे तो केवल टीचर के मेहनत करने से नहीं होगा। रिजल्ट बनने का कारण क्या है? अगर टीचर बहुत मेहनती हो लेकिन स्टूडेंट मेहनती ना हो तो आपका रिजल्ट कैसे बढ़िया बन सकता है। खूब बहुत बढ़िया टीचर है, बहुत मेहनती टीचर है, दिन रात एक कर देते हैं पढ़ाने के लिए, लेकिन अगर उनका समय साथ नहीं दे रहा है, स्टूडेंट उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है मेहनत करने में। स्टूडेंट पढ़ने तो जा रहे हैं, खाली पढ़ने जाने से नहीं होगा। आप टीचर के पढ़ाने के बाद मेहनत नहीं कर रहे हैं तो फिर आपका रिजल्ट नहीं बनेगा, चाहे आप कितने भी अच्छे टीचर से क्यों ना पढ़ लें। दूसरा, अगर टीचर मेहनती ना हो, स्टूडेंट खूब मेहनती हो लेकिन उसको ढंग का टीचर ना मिले, ठीक है, ऐसा टीचर मिल जाए जो कि बहुत ज़्यादा अब्सेंट करते हो, क्लास इतना अब्सेंट करते हैं कि उनका कोर्स कंप्लीट नहीं होता है समय पे, रिवीजन नहीं हो पाता है बच्चे का। विद्यार्थी बहुत मेहनती है लेकिन अच्छा टीचर नहीं मिला उनको, तो उनका भी रिजल्ट नहीं बन सकता है। रिजल्ट बनता है तो अच्छे टीचर के मिलने से, और अच्छे टीचर के पास अच्छा स्टूडेंट भी होना चाहिए जो कि मेहनती स्टूडेंट हो। अच्छा मतलब ये नहीं कि देखने में अच्छा, मेहनत करने में अच्छा होना चाहिए। मेहनत इतना करे कि टीचर को लगे कि नहीं, इन बच्चों को देख करके हमको मेहनत करने का मन करता है। उन बच्चों को मेहनत को देख के टीचर को ताजगी आ जानी चाहिए कि नहीं हमको पढ़ाना है, ठीक है। मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। पहले भी आप बोले कि आप छुट्टी क्यों नहीं देते हैं। कुछ बच्चे क्लास में ऐसे होते हैं जो कि बहुत मेहनत करते हैं, जो कि चाहते ही नहीं कि छुट्टी हो। तो हम उन बच्चों के लिए सोचते हैं कि नहीं, अगर सारे बच्चे को हम चाहते हैं कि ऐसा सोच हर बच्चे का होना चाहिए, और हर बच्चे का ऐसा सोच होगा तो बताइए रिजल्ट कैसे नहीं बढ़िया होगा। इसीलिए हम कभी अब्सेंट नहीं करते हैं उन बच्चों के कारण जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, और उनके साथ साथ में वो बच्चे भी मेहनत करने लगते हैं जो कि थोड़ा एवरेज रहते हैं या फिर बहुत ज़्यादा वीक रहते हैं। उनको देख करके वो भी सीखते हैं कि नहीं वो देखो कितना अच्छा है, वो लोग भी अब्सेंट नहीं करता है कोई दिन। हम लोग अब्सेंट करते हैं इसलिए तो हम लोग कमज़ोर हैं, तो उसको देख के वो सीखते हैं। और इसीलिए हम बोलते हैं कि अब्सेंट भी मत कीजिए और रेगुलर भी आइए। जो बच्चे 100 में 100 लाते हैं उनके लिए आप क्या करते हैं? हम अपने स्टूडेंट को दावा किए भी थे कि जो स्टूडेंट मैथ्स में 100 में 100 स्कोर करेगा, हम उसको 11th और 12th दोनों ईयर का टोटल फी रिटर्न कर देंगे। तो बच्चे भी पूरा जोर लगाए कि नहीं हमको लाना है, और फर्स्ट ईयर टू सेकेंड ईयर का पूरा फी भी रिटर्न हो जाएगा, प्लस में सर को भी अच्छा लगेगा और हमको भी बहुत बढ़िया लगेगा, गार्जियन को भी लगेगा नहीं मैथ्स में इतना अच्छा स्कोर हुआ। तो हम बोलते हैं बच्चों को कि नहीं, अगर आप मैथ्स में 100 में 100 स्कोर करते हैं तो फर्स्ट ईयर टू लेके सेकेंड ईयर का आपका सारा फी लौटा देंगे। और एक बच्चा ऐसा किया जो कि सागर है, तो उसको फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का टोटल फी घुमा दिए। तो बहुत सारे बच्चे को ये देखने को मिला, बहुत सारे बच्चे को लगा कि नहीं अब हम भी मेहनत करेंगे। बच्चे मेहनत भी करते हैं, लेकिन आपको रोज़ मेहनत कीजिएगा तभी ऐसा हो पाएगा। और जब भी बच्चे ऐसा करेंगे उनको बस यही चीज़ कहेंगे कि फर्स्ट ईयर टू सेकेंड ईयर का टोटल फी घुमाएंगे। आप लाइए और ले जाइए। आप पूरा दिन पढ़ाते हैं और थक भी जाते होंगे, तो आप अपना थकान कैसे दूर करते हैं? सुबह से लेके शाम तक पढ़ाते हैं,
लगता तो नहीं है कि थके हैं, लेकिन ऐसा कभी अगर लग गया कि थके हैं तो घर जाते हैं। हारमोनियम रखे हैं और संगीत के स्टूडेंट भी हैं, तो संगीत से बड़ा रुचि है। वहाँ जाके एकदम अपने रियाज पे बैठ जाते हैं। प्रैक्टिस करना पड़ता है, प्रैक्टिस को ही रियाज बोलते हैं संगीत में। तो संगीत में जैसे ही हम रियाज करना स्टार्ट करते हैं तो पता नहीं उसका सुर लगाते ही उनको लगता है कि पूरा एकदम थकावट ख़त्म, फुल एनर्जी। अब लगता है कि जितना देर हम पढ़ाएं उतना देर हम रियाज भी कर सकते हैं। तो जितना टाइम मिलता है पढ़ाने के अलावे मॉर्निंग में भी करते हैं। जैसे सुबह उठे तो पढ़ते उढ़ते कुछ नहीं है, बस अपना रियाज में भिड़ गए। अपना रियाज में भिड़े, फिर टाइम हुआ, फिर निकल गए पढ़ाने के लिए, फिर शाम में अपना रियाज में बैठ गए। तो रियाज करने के कारण ही हमको लगता है कि हमको नहीं लगता है कि हम थके हैं। वही मेरा सहारा है जिससे हम अपने थकान को दूर करते हैं। और नहीं, हमको नहीं लगता कि हम बहुत ज़्यादा थकते हैं। थकता बच्चा, कोई भी बच्चा थकता कब है, या कोई भी पढ़ाने वाला या कोई भी काम करने वाला थकता कब है? जब वो मन से काम नहीं करता है। आप किसी बच्चे को ये बोलते हुए नहीं सुने होंगे कि हम खेलते खेलते थक गए। जब वो खेलते हैं तो पूरा मन से खेलते हैं और वो थकते भी नहीं हैं। और कोई थक जाता है, जैसे मान लीजिए कि हमारे घर का कोई बच्चा है, उस बच्चे को बोलेंगे कि जाओ तो उस दुकान से ये ले आना, ला दिया। फिर उसको बोलेंगे अच्छा ये तो भूलिए गए, इठो ले आओ। वो तुरंत कहेगा हम नहीं जाएंगे, हम थक गए, ठीक है, रोने लगेगा, हम नहीं जाएंगे, थक गए। क्योंकि उसको वो काम करने में मन नहीं है। आप उसको ज़बरदस्ती बोल रहे हैं ये ले आओ वो ले आओ, तो वो मन से नहीं काम कर रहा है, इसलिए वो थक गया। उसको बोल दीजिए बेटा खेलो, अब देखिएगा वो खेल रहा है तो पूछिए कि थकते नहीं हो तुम? तो ना, खेलने में कोई थकता है? तो वो क्यों नहीं थकता है? क्योंकि उसको वो काम को मन से करता है। जब हम कोई काम मन से करते हैं तो थकावट नहीं के बराबर होता है। और अगर हम काम को मन से नहीं कर रहे हैं, ज़बरदस्ती कर रहे हैं, किसी प्रेशर में आके कर रहे हैं, कुछ आपको ज़रूरत है इसीलिए कर रहे हैं, तो आप थकिएगा। और थकिएगा तो फिर चुपचाप जाके सोइए, कुछ काम आपसे उसके आगे नहीं होगा। और हम नहीं थकते हैं क्योंकि हमको पढ़ाने में मन लग गया है। हम जब पढ़ाना स्टार्ट किए थे तो उस समय से हमको पढ़ाने में मन लग गया। अब तो ऐसा लगता है कि अगर हम नहीं पढ़ाएँगे तो बीमार पड़ जाएँगे। ऐसा लगता है कि अगर हम नहीं पढ़ा रहे हैं तो एकदम लगता है कि हम बीमार पड़ जाएँगे। एकदम पढ़ाने के बाद हमको अच्छा लगता है और क्लास आते ही मतलब बच्चे को देख के भी लगता है कि नहीं, अब हम मतलब कि आराम से पढ़ाएँगे। और मान लीजिए बुखार है हमको, हम पढ़ाने आ गए, तो बच्चे को देखे तो लगता ही नहीं कि हमको बुखार है, हम ठीक है, स्वस्थ है, पढ़ा देते हैं। बच्चे को पता भी नहीं चलता है कि सर को कुछ बुखार है या माथा दर्द है, कुछ भी है, नहीं पता नहीं चलने देते हैं। और जब पढ़ा देते हैं उसके बाद लगता है कि नहीं ठीक, पहले लग रहा था कि माथा में दर्द है तो बुखार जैसा लग रहा था, लेकिन अभी वैसा कुछ नहीं लग रहा है। तो हमको कभी ऐसा नहीं लगता है कि हम ज़्यादा थकते हैं। और अगर बाय द वे किसी दिन अगर मान लीजिए कि थकावट हो भी जाए, जैसे किसी दिन थकावट कैसे है, पढ़ाए भी और उसके साथ-साथ बाइक से कभी दूर सफ़र करना पड़ गया, कभी कुछ ऐसा काम करना पड़ गया जो हम चाहते नहीं है, लेकिन हमको घर में डोज़ दे दिया कि ये काम भी कर लेना, वो काम भी कर लेना, तो कह दिया है तो करना ही पड़ेगा। अब उस काम को मन से तो नहीं करते हैं, लेकिन घर में बोला है तो करते हैं, जिससे हमको लगता है कि हम सही में एकदम आज एकदम थक गए हैं, एकदम चूर हो गए एकदम। उस दिन फिर हमको लगता है कि आज हम थक गए, तो फिर हमको लगता है कि नहीं, इस कारण हम थक गए, जिसके कारण हम चाहते हैं कि नहीं, हम वो काम करें जो मेरा मन हो, जो हम अच्छे से चाहते हैं, जो मेरा दिल करता है। तो मेरा दिल करता है कि हम पढ़ाएँ और पढ़ाने-लिखाने के बाद जो समय बचे हम अपने म्यूज़िक में दें। ये दोनों काम अगर हम करें ना, हम कभी थके ही नहीं। इन दोनों काम में हमसे आप कोई भी काम करवा लीजिए, हम नहीं थकेंगे। यही। आपको पढ़ाने में इतना जुनून क्यों है? कहाँ से आता है ये जुनून? पढ़ाने में जुनून हमको कहाँ से आता है? जी, क्योंकि हम एक अच्छे स्टूडेंट रहे हैं। और हम जहाँ पढ़ते थे सर सर के पास, सर बोलते थे कि तुम बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, मेहनत करो। और जब हम मेहनत किए, तो हमको पता है कि हम कितना मेहनत किए, तो हमको मेरा सब्जेक्ट मेरा अच्छा हो पाया। तो हम किसी दूसरे बच्चे को देखते हैं कि इसका बहुत कमज़ोर है, मेरे पास पढ़ने आया, और मेरे पास पढ़ने आया और अगर उसका वो मैथ्स कमज़ोर हो जाए, तब लानत है मुझ पे। ठीक है? तो हम चाहते हैं कि अगर वो मेरे पास पढ़ने आया है, तो उसका हम अच्छा करके रहेंगे मैथ्स। और उसको अच्छा करने के लिए हमको तो अपने आप को एकदम जुनून में रखना होगा कि नहीं, हमको पढ़ाना है। अगर हम ही अब्सेंट करेंगे, हम ही ढील-सील करेंगे पढ़ाई में, तो उसका हम नहीं ठीक कर पाएँगे। तो मेरे जुनून का कारण ये भी है कि हम मेरा सोच है कि उस बच्चे का मैथ्स अच्छा करना है, चाहे वो कितना भी कमज़ोर स्टूडेंट क्यों ना हो। एवरेज है तब तो उसको अच्छा होना है, और जो बहुत अच्छा पहले से होके आया है, तो उसको तो एकदम मान लीजिए कि वो एक्सीलेंट होगा। जो पहले से बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनका बेसिक ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग होता है, हमको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उनको जो टीचर 9th-10th पढ़ाएँ, जूनियर सेक्शन में पढ़ाएँ, तो वो टीचर उसको इतने अच्छे से पढ़ा दिए कि वो अगर मेरे पास आए तो हमको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती उसको पढ़ाने में।
एवरेज स्टूडेंट जो होते हैं उनको भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, जो बहुत वीक टाइप के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए हम खूब मेहनत करते हैं ताकि उनको भी हम एवरेज में ला सकें, और एवरेज में आएंगे तो फिर वो आगे एक्सेलेंट रिजल्ट करेंगे। तो मेरे जुनून का कारण है कि हम जब किसी ऐसे बच्चे को देखते हैं जिनका मैथ वीक है तो हम खुद एक्साइटेड हो जाते हैं कि नहीं इसका अच्छा करना है, यही मेरे जुनून का कारण है। आपको आगे और भी क्या करना है? हमको आगे टीचिंग में तो हम अपने आप को जो पढ़ा रहे हैं इसी में ग्रो करना है, और अच्छा पढ़ाने का कोशिश करना है। और लाइफ में तो बस एक ही गोल है कि एक अच्छा सिंगर बने, और इसके लिए हम अपना मेहनत कर रहे हैं, और यही मेरा गोल है। अगर हम वो नहीं कर पाएंगे तो हमको लगता है कि हम सारा दिन सारा जीवन फिर जब तक काम करेंगे ट्यूशन ही पढ़ाएंगे, और अगर मान लीजिए कि अगर मेरा मेहनत रंग लाया तो हम ज़रूर सिंगर बनेंगे। मेरा सपना है सिंगर बनना। कभी-कभी क्लास में बहुत कम बच्चे प्रेजेंट रहते हैं, तब भी आप उतने ही जुनून के साथ कैसे पढ़ा लेते हैं? हाँ, कभी-कभी क्लास में बहुत कम बच्चे प्रेज़ेंट होते हैं। वजह? जैसे कोई गोड्डा में हम देखें अक्सर, जैसे कि होली है, 2 दिन का पर्व है, 3 दिन का पर्व है, लेकिन 7 दिन छुट्टी हो जाएगा। कोई भी पर्व होता है, छोटी सरस्वती पूजा भी होगा तो उसमें भी आपका 1 सप्ताह छुट्टी। कोई भी छोटा पर्व हो गया, जैसे मान लीजिए कि दुर्गा पूजा हो, तो मान लीजिए छठ हो तो 1 सप्ताह मानते हैं, लेकिन बच्चा यहाँ पे छोटा-मोटा पर्व भी होता है ना तो एकदम 1 सप्ताह छुट्टी कर देते हैं। तो हम चाहते नहीं है कि बच्चे इतनी छुट्टी करें, इसीलिए जब कभी बहुत ज़्यादा क्लास ऑफ रहता है और सब क्लास ऑफ रहता है तो हम क्लास ओपन कर देते हैं। तो ओपन करके हमको लगता है कि हम तो ओपन कर दिए, लेकिन सारे जितने भी बच्चे हैं वो प्रेज़ेंट नहीं हो पाते हैं। मान लीजिए क्लास में 100 बच्चे हैं, तो मुश्किल से 7-8 बच्चे आते हैं। उस समय मनोबल तो थोड़ा टूटता है कि उतने बच्चे को पढ़ाया हुआ, मान लीजिए नहीं पढ़ाएँगे तब तो कोई बात नहीं, लेकिन उतने बच्चे को पढ़ाने के बाद क्लास में 7 बच्चे होते हैं, थोड़ा मनोबल टूटता है। फिर हम अपने आप को समझाते हैं कि जब हम म्यूज़िक क्लास जाते हैं ना, तो क्लास में 1 स्टूडेंट भी होता है, 2 स्टूडेंट भी होता है। सपोज़ कीजिए कि हम ही गए और गुरुजी को देखते हैं, गुरुजी से ये इंस्पायरेशन मिला है हमको कि हम जैसे म्यूज़िक क्लास गए, गुरुजी हमको बोले कि क्या पिछले क्लास में दिए थे सुनाइए। तो हम सुनाना स्टार्ट करते हैं, तो हमको उतना ही प्यार से वो सिखाते हैं, उतने ही उत्साह से सिखाते हैं कि हमको लगता है कि हम अकेले जा सर के पास सीखे जाके, अकेले सीखे और कोई भी नहीं था। तो इतना उनको क्यों नहीं बोर लगता है एक स्टूडेंट को सिखाने में? तो मेरे पास तो 7-8 स्टूडेंट हैं, हम क्यों अपने आप के मनोबल को तोड़ेंगे? हम भी फिर अपने जुनून में आके फिर उसी अंदाज़ से पढ़ाते हैं, और बच्चे को लगता है कि 7-5 4-5 स्टूडेंट में 2 भी स्टूडेंट में सर इतना अच्छा से पढ़ाते हैं, तो लगता ही नहीं कि और सब स्टूडेंट का काम है। नहीं भी आएँगे तो संतोष सर पढ़ाएँगे, और हम पढ़ाते भी हैं। वजह है म्यूज़िक क्लास के गुरुजी, और गुरुजी 1-2 बच्चे को भी सिखाते हैं। उनका कहना है कि 100 बच्चे को नहीं सिखाएँगे, 100 बच्चे को नहीं सिखा पाएँगे, लेकिन एक ही बच्चे को सिखाएँगे और बढ़िया से सिखाएँगे, ताकि मेरा एक बच्चा भी अगर अच्छा करता है, तो वो 100 बच्चे के इक्वल हो जाता है। तो एक ही बच्चे को मान लीजिए आपके पास आया तो एक ही बच्चे को पढ़ाना है, 2 बच्चे आए तो 2 बच्चे को पढ़ाना है। मैटर तो कहते हैं ना कि क्वांटिटी ऑफ स्टूडेंट डज़ नॉट मैटर, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मैटर। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट से मैटर नहीं करता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट कम हो, ज़्यादा हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बच्चे 1 है बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं तो उनको पढ़ाइए, और फुल क्वालिटी के साथ पढ़ाइए, जितना अच्छा पढ़ा सकते हैं उतना अच्छा दीजिए, और उतना अच्छा देने का कोशिश करते हैं और दे रहे हैं। आपके लाइफ में आपके पेरेंट्स के अलावा और कौन इम्पोर्टेंट पर्सन है? पेरेंट्स तो सर्वोपरि है, सबसे मेन रोल मेरे पेरेंट्स का ही है, उनके बाद मेरे गुरुजी लोगों का है, और गुरुजी के अलावे जितने भी स्टूडेंट हैं वो मेरे सपोर्ट सिस्टम है, क्योंकि हम एक स्टूडेंट थे, ठीक है, और अभी भी स्टूडेंट ही हैं, बहुत बड़ा टीचर नहीं बन गए हैं, स्टूडेंट ही मानते हैं। लेकिन अगर हमको कोई टीचर समझा, टीचर बनाया, तो वो है मेरा स्टूडेंट। क्योंकि अगर हमको टीचर बनना होता तो सरकारी एग्जाम निकालते, तब किसी स्कूल गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते, तब हमको टीचर कहता। लेकिन अब अगर हम ट्यूशन पढ़ा रहे हैं और बच्चे हमको प्रणाम कर रहे हैं, रिस्पेक्ट कर दे रहे हैं, मेरे पास आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, दूर दूर से बच्चे आ रहे हैं, इतने दूर दूर से आ रहे हैं कि वही हमको लगता है कि नहीं यही बच्चे हमको टीचर बनाए हैं। तो मेरा सपोर्ट सिस्टम स्टूडेंट भी है, पेरेंट्स के अलावे और अपने गुरुजी लोगों के अलावे स्टूडेंट पूरा मेरा सपोर्ट सिस्टम है। अगर वो नहीं है तो फिर हम कुछ भी नहीं है। एक टीचर का पहचान उनका स्टूडेंट है, अगर स्टूडेंट हो तो वही तभी उनके टीचर का पहचान हो सकता है। और केवल स्टूडेंट नहीं, स्टूडेंट को आप उस लायक बना दीजिए कि आपका स्टूडेंट आपका नाम ले, आपका चर्चा करे, आपका बात माने, आपके आपके बताए हुए रास्ते पे चले, तो हमको लगता है कि नहीं स्टूडेंट मेरा सपोर्ट सिस्टम है।
पेरेंट्स और टीचर्स के अलावा। आप शादी कब करेंगे? शादी शादी तो बहुत बड़ा झंझट है मेरे लाइफ में। हम चाहते ही नहीं है कि ये मतलब ये बहुत लफड़ा है मेरे लाइफ में। हम चाहते ही नहीं है कि मतलब कि हम शादी करें। लेकिन एक बात ये भी है कि घर के बड़े बेटे हम ही हैं। मेरा एक छोटा भाई है, बहन 4 बहन है मेरी, सबका शादी वगैरह हो गया है। अब हम भाई में बड़े हैं, तो नंबर मेरा भी आ जाएगा, हम ना चाहते हुए भी, क्योंकि घर में भी कोई चाहिए जो कि घर को सँभाल सके। मम्मी मम्मी तो कर ही रही है, लेकिन मम्मी कितना करेगी? तो घर में बोला जाता है कि शादी करना है, लेकिन कुछ काम है, जैसे अपने घर को सही कर लेना है, घर की सारी व्यवस्था को सही कर लेना है, कुछ अच्छा बैंक बैलेंस हो जाए ताकि हम अपने लाइफ को और अच्छे से चला सकें, तो फिर करना ही है। लेकिन ये सब चीज़ का टेंशन गार्जियन में छोड़ दिए हैं। मेरा अभी कोई इरादा नहीं है, चाहे बचे हुए रहे 5 साल 7 साल तो और बढ़िया है। बच्चे का बहुत ज्यादा सवाल आया है कि सर हमको शादी में बुलाएंगे कि नहीं? हाँ, जब भी मतलब शादी वगैरह जब होगा तो बच्चे तो एकदम बिल्कुल आएंगे ही, और बच्चों के बिना तो मतलब कि बारात अधूरा रहेगा। ठीक है, तो आप लोगों को सबको बुलाया जाएगा, घबराइए नहीं, सबको बुलाया जाएगा। जितने भी स्टूडेंट पीटीसी से पढ़े हैं सब रहेंगे। आपको लव मैरिज करने में इंटरेस्ट है या फिर अरेंज मैरिज? लव मैरिज तो कुछ नहीं है, जो भी होगा गार्जियन के अकॉर्डिंग होगा, और अरेंज मैरिज ही होगा, कभी होगा। आपके लाइफ में म्यूजिक का क्या रोल है? मेरे लाइफ में म्यूजिक का बहुत बड़ा रोल है। म्यूजिक हमको कभी बोर होने नहीं देता है। म्यूजिक मेरा सपना भी है, और म्यूजिक मेरा सपना है तो हम चाहते हैं कि मतलब कि म्यूजिक हम सुनते रहते हैं, और म्यूजिक से हम बहुत कुछ सीखे भी हैं। और हमको लगता है कि मैथ हम पढ़ाते हैं, तो जब भी हमको मौका मिलता है म्यूजिक सीखते हैं, जब भी हमको टाइम मिलता है हम प्रैक्टिस करते हैं, और उसके बिना हमको लगता है हम अधूरे हैं। पता नहीं, मतलब म्यूजिक से एक अलग सा मतलब लगाव है हमको, मतलब अब पूरा शौक है हमको संगीत का, एकदम हम सुनते रहते हैं। उसके बिना हमको अधूरा लगता है। हम नहीं सुनेंगे म्यूजिक तो हमको लगेगा एकदम पूरा एकदम बोर जैसा लाइफ है। म्यूजिक जो भी बनाया है बहुत अच्छा चीज़ बनाया है, मेरे लिए वो एनर्जी का काम करते हैं। मतलब कभी हमको जैसे होता है ना, कभी कभी इमोशनल समय आता है, जैसे घर में कुछ बीता उसमें इमोशनल सॉन्ग सुनने लगते हैं। कभी खुशी होता है तो बढ़िया गाना सुनने लगते हैं एकदम। कभी मतलब मान लीजिए कि बहुत अंदर में मतलब कि लगता है कि किसी के कारण हम हर्ट हो गए, तो उस समय भी लगता है कि ये गाना मेरे लिए बना है। उस गाने को सुनने लगते हैं, हाँ रिलेट होने लगता है। हर गाना अलग अलग सिचुएशन में हमसे रिलेट करता है। तो कभी हम लाइट म्यूजिक जो सुनते हैं, तो लाइट म्यूजिक में अलग अलग सिंगर को सुनते हैं। हम बहुत सारे फेवरेट सिंगर हैं, अरिजीत सिंह को सुनते हैं, बहुत सुनते हैं, सोनू निगम, कुमार सानू, उदित नारायण, मोहम्मद रफ़ी साहब, लता मंगेशकर, इन सभी को सुनते हैं। नुसरत फ़तेह अली खान, राहत फ़तेह अली साहब, इन सभी को सुनते हैं। गज़ल हमको सुनना अच्छा लगता है। म्यूजिक हमको बहुत पसंद है, बहुत हर तरह का म्यूजिक हम सुनते हैं। कव्वाली हो गया, भजन हो गया, हर चीज़ हम सुनते हैं, और बड़ा बढ़िया लगता है हमको। मतलब हम चाहते हैं कि मतलब अगर इस लाइफ के अलावे कोई लाइफ हो तो म्यूजिक लाइफ हो। मेरे लाइफ में मतलब म्यूजिक का यही रोल है। आपको अगर मैथ के अलावा भी कोई और सब्जेक्ट पढ़ाने का मौका मिले तो कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ाएंगे? मैथ्स के अलावे मतलब मेरा फिजिक्स भी अच्छा है, केमिस्ट्री भी अच्छा है, और पत्रगामा में हम मैथ्स से ही पढ़ाना शुरू किए। लेकिन कुछ बच्चे ऐसा भी आए जिनको केमिस्ट्री पढ़ने में दिक्कत हो रही थी, तो वो हमको बोले कि सर हमको केमिस्ट्री पढ़ा दीजिए। तो हम वहाँ पे उन बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ाना वहाँ पर शुरू किए। तो मैथ्स के अलावा मेरा केमिस्ट्री हमको पढ़ाना अच्छा है, तो हम वहाँ पढ़ाए भी और पढ़ा भी रहे हैं उन बच्चों को। और जो बच्चे इच्छुक हैं वही बच्चे पढ़ते हैं, बाकी पत्रगामा में ही केवल पढ़ाते हैं। और मैथ मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। उसके अलावा अगर आप पूछ रहे हैं तो केमिस्ट्री है। आपको कैसे स्टूडेंट्स को पढ़ाना अच्छा लगता है? हर तरह के स्टूडेंट को पढ़ाना अच्छा लगता है, लेकिन जब हम क्लास में पढ़ाते हैं तो हम सोचते हैं कि क्लास में ऐसे बच्चे रहे जो मेहनती हो, जिद्दी ना हो कि नहीं हम नहीं पढ़ेंगे, हो देखा जाएगा, इस तरह का बच्चा नहीं होना चाहिए। कमज़ोर रहिए, लेकिन एकदम आप हुरमुट मत रहिए, एकदम नहीं पढ़ेंगे, एकदम जो करना हो जो होगा होगा, ऐसा नहीं। मेहनती बच्चे हो, कमज़ोर होंगे तो चलेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेहनती होना चाहिए। हमको मेहनती बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता है। ऐसा नहीं कि पूरा तेज ही हो, कमज़ोर रहे, लेकिन अगर उनके अंदर मेहनत करने का जुनून है कि हमको मेहनत करके आगे बढ़ना है, तो फिर हमको पढ़ाने में उनको बहुत मज़ा आएगा। क्योंकि जो बहुत तेज होंगे तो उनको तो आप बोलिएगा कुछ तो पहले 2-4 लाइन पहले समझ जाएंगे आगे, और फिर इन्हें ध्यान देने लगेंगे। लेकिन वो बच्चा जो थोड़ा वीक टाइप का है, लेकिन
उसको लग रहा है कि हम नहीं समझ रहे हैं, तो उसको समझाना हमको अच्छा लगता है। उसी के कारण हम क्लास में 2-3 बार रिपीट करते हैं वर्ड को। जैसे हम जानते हैं कि बच्चा समझ गया है, लेकिन फिर भी दोहरा देते हैं ताकि वो बच्चा भी समझ जाए जिसको लग रहा है कि नहीं एक बार दोहरा दिए तो और बढ़िया कि हम समझ गए, तो उसी के कारण हम रिपीट कर देते हैं। आप अपने लाइफ में अपने काम को लेकर इतने सिंसियर कैसे हैं? आप किनसे इंस्पायर हैं? समझदारी, जब आपको समझदारी आ जाएगी तो आप अपने जो भी काम कीजिएगा तो आप सिंसियर होके ही कीजिएगा। जब समझदारी नहीं आएगी तो फिर काम में आप अगर हल्का रहिएगा, काम को पूरे एक्टिव मन से नहीं कीजिएगा, सिंसियर नहीं होके नहीं कीजिएगा, तो फिर उस काम में कैसे आप सफलता पाइएगा। तो हमको अपने काम में सफलता चाहिए, तो जिसके लिए हम चाहते हैं कि उस काम में मेहनत करेंगे, उस काम में सिंसियर रहेंगे, तो फिर अपने सफल हो जाएंगे इस वर्क में जब तक पढ़ा रहे हैं, इसीलिए सिंसियर है। बच्चे बहुत ज़्यादा जब क्लास अब्सेंट करते हैं तो आप उनको क्या समझाना चाहेंगे? पूरा डांटते हैं। जब बच्चे क्लास में अब्सेंट करते हैं तो एकदम एक बच्चे को खड़ा किए, क्यों अब्सेंट किया, बोलता है सर यहाँ चले गए थे तो सुतले रह गए, तो फिर या फिर उठ नहीं पाए सुबह, या फिर कुछ काम आ गया था, बुखार था, ये वो था, तो कोई वजह होता है तो फिर हम बोल देते हैं चलो ठीक है। लेकिन अगर वो कुछ नहीं बोलता है तब उसको डांटते हैं, बीच बीच में छड़ी भी उठाते हैं कि इतना अब्सेंट नहीं होना, अगर इतना ही अब्सेंट होना है तो फिर पीटीसी आपके लिए अच्छा जगह नहीं है। गोड्डा में बहुत सारा इंस्टीट्यूट है, आप कहीं भी पढ़ने चल जाइए, लेकिन अगर यहीं पढ़ना है तो फिर ये स्टाइल आपको छोड़ना होगा कि हम जब मन होगा तब चले जाएंगे। मेरे इंस्टीट्यूट में ऐसे बच्चों का जगह नहीं है जो कि जब अपना मनमानी करे, जब मन होगा तब आएंगे, जब मन होगा नहीं आएंगे, जब मन होगा होमवर्क बनाएंगे, जब मन नहीं होगा होमवर्क नहीं बनाएंगे। ऐसे बच्चों के लिए पीटीसी सही जगह नहीं है। पीटीसी केवल वही बच्चों के लिए है जो बच्चे रेगुलर रहे, जो बच्चे मेहनत करे, तब पीटीसी आइए, अन्यथा पीटीसी आने के बाद फिर आपको बड़ा पछतावा होगा, बड़ी धुलाई लगेगा, बड़ी मार लगेगा। ठीक है, हम पिटते हैं बच्चों को इसीलिए कि वो मेहनत नहीं करते हैं, रेगुलर नहीं आते हैं, तो उनको डांटना पड़ता है, पिटना पड़ता है। आप संघर्ष करना किनसे सीखे? पापा से, शुरू में ही बताया ना, पापा मेरे बहुत स्ट्रगल किए हैं। पापा के सामने कुछ भी नहीं है। पापा के स्ट्रगल को देख के लगता है कि हम मतलब कि इस तरह का 10 गो काम करेंगे ना तो भी कम पड़ जाएगा। आप समझ रहे हैं, कोई साइकिल से कोयला लाने जाना तो चला के, उधर से साइकिल को धकेल के लाना वो बहुत डिफिकल्ट काम होता है, बहुत डिफिकल्ट काम होता है। उस तरह का वर्क ना ही कोई करे तो अच्छा है। बहुत हार्ड काम करते थे पहले पापा, फिर हम बोले कि नहीं पापा ये सब काम मत कीजिए, छुड़वा दिए उन्हें सब काम। अब पापा भी नहीं करते हैं, लेकिन वो सब दिन याद आता है कि बहुत पापा मेहनत करते थे। तो क्यों मेहनत करते थे? हम लोगों के कारण, हम सभी भाई बहनों को पढ़ाने के कारण, कि अच्छे से पढ़ा सके, उनकी अच्छे परवरिश कर सके, अच्छी शिक्षा दे सके, तो बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे। उन्हीं से इंस्पायरेशन मिला है हमको, और उन्हीं के कारण हम स्ट्रगल करना सीखे और करते रहेंगे जब तक सकेंगे। आप अपने बच्चे से क्या चाहते हैं? हम अपने बच्चे से चाहते हैं कि मेरे पास जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, हम उसको एक सही जगह पे देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हर बच्चा सक्सेस करे, हर बच्चे अपने आप को इतना काबिल बनाए कि वो सक्सेस कर सके और वो अपने गार्जियन के लिए कुछ कर सके। अगर हम उसको एक अच्छे पोस्ट पे देखेंगे, एक अच्छे पोस्ट पे देखेंगे, अच्छे जगह पे देखेंगे कि नहीं ये कोई स्टूडेंट मेरा टीचर बना हुआ है, कोई स्टूडेंट डॉक्टर है, कोई स्टूडेंट इस वर्क में है, कोई स्टूडेंट आईएएस है, कोई स्टूडेंट आईपीएस है, कुछ पुलिस विभाग में है, कुछ स्टूडेंट टीचर भी बने ही हैं, कुछ टीचर गर्ल्स लोग कुछ टीचर बन चुकी है, कुछ स्टूडेंट पुलिस विभाग में है, कुछ स्टूडेंट आर्मी है। बड़ा अच्छा लगता है कि मेरा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट है, आता है, सम्मान करता है, मिलता है, तो बहुत खुशी होता है मेरे लिए। उस पल से बढ़ के क्या बोल सकते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन एक दो बच्चे के लिए तो नहीं बोल सकते हैं। हम चाहते हैं कि मेरे द्वारा पढ़ाए गए, मेरे द्वारा ही नहीं पढ़ाए गए, हर बच्चे का होना चाहिए। लेकिन हम जिनको पढ़ाएं उनसे ज़्यादा उम्मीद रहता है, लगता है कि इनको पढ़ाए थे और ये अच्छा करे लाइफ में, तो उनसे बढ़ के कोई खुशी नहीं हो सकती है टीचर के लिए। उनका स्टूडेंट अगर सक्सेस करता है तो समझिए उस टीचर को रियल में उनका एक असली गिफ्ट मिला, असली गुरु दक्षिणा मिला। सबसे बड़ा गुरु दक्षिणा मेरे लिए वही होगा जब बच्चे मेरे सक्सेस करें, बच्चे कुछ अपने मुकाम को हासिल करें, वही मेरे लिए सबसे बड़ा चीज़ है। इसीलिए सभी बच्चों को कहना चाहेंगे कि अगर सभी बच्चे मेहनत करके अपने आप को, अपना जो गोल बनाया है उस गोल को पूरा कीजिए, उसको पाइए और उस दिशा में मेहनत कीजिए। आपने पढ़ाना स्टार्ट कब किया था? पढ़ाना हम स्टार्ट करना ही नहीं चाहते थे। पढ़ाना स्टार्ट होने का वजह भी बड़ा दर्दनाक है। जब हम ट्यूशन पढ़ने जाते थे तो 50 रुपया मंथली था उस समय, एक ही ट्यूशन पढ़ते थे।
घर की स्थिति ऐसी थी कि सिर्फ पापा कमाने वाले और बहन लोग और हम लोग पूरे फैमिली को चलाना पड़ता था पापा को। तो बड़ा दिक्कत उस समय होता था, खाने पीने को भी दिक्कत होता था। लेकिन पढ़ाई जारी रखवाए पापा कभी नहीं बोले कि पढ़ो मत, बोलते थे कि पढ़ो, तो उसके लिए ज़मीन बेचना क्यों ना पड़ जाए लेकिन पढ़ाएंगे, ठीक है। तो पापा का इतना जुनून था पढ़ाने के प्रति कि हम पढ़ना कभी मतलब कि जारी ही रखे, कभी बंद नहीं किए। और पढ़ाना स्टार्ट कैसे हुआ कि पापा को देखते थे बहुत मेहनत करते हैं, तो हम सोचे कि अगर पापा के साथ हम भी कुछ थोड़ा बहुत, जब हार्ड काम नहीं मतलब अपना पढ़ाई चले, लेकिन साथ में कुछ अपना ऐसा काम करे जो कि हम मेरा 1-2 घंटा 3 घंटा समय जाए लेकिन हमको कुछ अर्न हो जाए और कम से कम हम घर में पैसा नहीं दे लेकिन हम अपना पढ़ाई का खर्च उठा सके। तो वो हम क्लास 5 में थे, उस समय से हम जूनियर सेक्शन को पढ़ाना स्टार्ट किए। छोटे छोटे बच्चों को जिसको आ ये सब नहीं आता था, ABCD नहीं आता था, 1 2 नहीं आता था, उन सभी बच्चों को उठाना बताना स्टार्ट किए। घर भी नहीं बना हुआ था तो घर के आंगन में ही चटाई बिछा करके सभी बच्चों को, घर के अगल बगल के बच्चे जैसे चाची की बेटी है, बगल का कोई पड़ोसी है उनका बच्चा है, उन सबको पढ़ाना स्टार्ट किया तो कुछ पैसा होने लगा। उसके वजह से हम अपने पढ़ाई मतलब कि अच्छे से करने लगे। सर को पैसा देने में कभी दिक्कत नहीं हुआ या कॉपी किताब लेने में कोई दिक्कत नहीं हुआ। इतना फिर होने लगा कि हम कुछ पैसा घर में भी दे देते थे, तो लगा कि नहीं ये तो बड़ा बढ़िया काम है, ज़्यादा लॉस भी नहीं होता है, करना क्या पड़ता है। और घर पे भी पढ़ाते थे और घर पे जब पढ़ाने लगे तो सर बोले कि कहीं अगर होम ट्यूशन होता था ना, तो होम ट्यूशन में किसी को घर जाके पढ़ाना होता था तो उसके घर जाके पढ़ाते थे। तो जितना घर में अगर हमको मिलता था 50 रुपया 30 रुपये ऐसे, तो उसके घर जाके अगर हम पढ़ाते थे तो हमको 300 या 500 रुपया मंथली मिलता था। उसके हमको लगता था कितना अच्छा होता है, एकदम सुकून है, एकदम घर गए किसी को पढ़ाने, चाय मिल गया, चाय पी लिए, उसके बाद पढ़ाए, बिस्किट वगैरह मिला वो खाए, उसके बाद मज़ा आता था। और हाँ, हम जो सीखे हैं ना, हमको लगता है कि हम पढ़ा के ज़्यादा सीखे हैं, क्योंकि हम जब पढ़ाने जाते थे तो शुरू में ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था कि मतलब कि बना ही लेंगे सारा सवाल। कुछ सवाल को देख के लगता था कि नहीं बनेगा ये, तो उसको फिर बनाते फिर वो बन जाता था। कोई ऐसा भी सवाल आया था स्टार्टिंग में कि एक सवाल हमसे जब नहीं बनता था तो हम अपने सर से पूछते थे, तो सर हमको एक बार बात बोल दिए कि तुम इतना जल्दी हार कैसे मान गया, इतना जल्दी तुमको हार नहीं मानना चाहिए, ट्राई करो, तुरंत हार मान जाते हो। तो हमको लगा कि बात तो सही है। इसके बाद हम कभी कोई क्वेश्चन सर से पूछने ही नहीं लगे। जब भी हमको कोई क्वेश्चन में अटकते थे तो उस क्वेश्चन को हम अपना टारगेट बनाते थे कि इसको हम चाहे 4 दिन लगे, चाहे 5 दिन लगे, चाहे 1 सप्ताह लगे, लेकिन बना के रहेंगे। कोई उस समय फ़ोन नहीं था। आज का बच्चा कोई चीज़ में फँसा तुरंत फ़ोन पे सर्च किया, यूट्यूब से मिल गया जवाब, गूगल से मिल गया जवाब। उस समय हम लोग के पास फ़ोन वगैरह कुछ नहीं था। तो फिर हम क्या किए कि अपने से पढ़ना जारी रखे और कुछ एग्ज़ाम्पल्स वगैरह होता था बुक में, वो सब बनाते थे, जिसके कारण कुछ सेंस बढ़ा और फिर नहीं फँसने लगे। कोई क्वेश्चन 1 सप्ताह में बनता था, लगता था इतना खुशी होता था, लगता था कि मोहल्ला में लड्डू बाँट दें। इतना मज़ा आता था कोई क्वेश्चन बनाने में। क्या आप बच्चों को एंटरटेन करने के लिए क्लास में कभी सॉन्ग भी गाते हैं? हाँ, हमको सॉन्ग गाना मतलब म्यूज़िक से तो लगाव है ही। बच्चे नहीं भी बोलते हैं फिर भी हम गुनगुनाते हैं, गाते हैं। लेकिन कभी-कभी बच्चे बोलते हैं कि सर कुछ सुनाइए, एंटरटेनमेंट के लिए कभी-कभी उनको सुनाना पड़ता है, तो सुनाते भी हैं और बच्चे पसंद भी करते हैं। तो हमको लगता है कि जब तक हम सिंगर नहीं बने हैं, मेरा अपना ऑडियंस है। क्लास ही मेरा अपना ऑडियंस है और हम मतलब बच्चों को क्लास में सुनाते भी हैं। बहुत बार सुनाए हैं और बच्चे बहुत मतलब कि प्यार देते हैं। जब भी गाते हैं तो बच्चों को प्यार मिलता है। तो हमारे ऑडियंस को भी थोड़ा सा गुनगुना के सुना दीजिए। बिल्कुल सुनाएंगे। कैसा गाना सुनना चाहते हैं? कुछ सुनाते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा सॉन्ग है। बहुत गाना सुनते रहते हैं, कुछ जो माइंड में है अभी। ये गाना हम अपने स्टूडेंट्स को डेडिकेट करना चाहेंगे, क्योंकि बच्चे जो हैं मेरे पास पढ़ रहे हैं, लेकिन लगता है कि इन बच्चों के बिना हम अधूरे हैं। इन बच्चों के बिना हम बहुत अधूरे हैं। अगर ये बच्चे मेरे मतलब नहीं आएंगे मेरे क्लास तो बहुत अजीब जैसा हमको लगता है। तो बच्चे के लिए ये सॉन्ग डेडिकेट कर रहे हैं। हम तेरे बहुत अच्छा लगा सुन के। बहुत सारा सॉन्ग है। अब कहिएगा आप दिन भर गाइए तो दिन भर गा सकते हैं। भूख प्यास खत्म हो जाएगा। म्यूजिक से इतना लगा कि दिन भर गाएंगे तो नहीं थकेंगे। भले गला फंस जाए वो अलग बात है, लेकिन थकेंगे नहीं। फाइनली पूरे पॉडकास्ट में आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। आप राघव और श्रद्धा दोनों ने मुझे इनवाइट किया
और आपको बता दें कि ये मेरा पहला पॉडकास्ट था और ऐसे चीज़ों में भाग लेना मतलब मेरे लिए सौभाग्य की बात है। इससे क्या होगा, इससे जितने भी मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट हैं जो पढ़ रहे हैं वो तो मुझे रोज़ देख रहे हैं, लेकिन जो पढ़ के पास हो गए हैं, निकल गए हैं क्लास, अब अपने घर पे हैं या कहीं बाहर पढ़ाई कर रहे हैं, वो इस पॉडकास्ट को देखेंगे तो सही बताते हैं बहुत खुश होंगे, बहुत इतने खुश होंगे कि मतलब हमको मैसेज भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे। और बहुत अच्छा लगा आपके पॉडकास्ट में। तो सर मंजिल इंडिया की टीम के लिए कुछ कह दीजिए। मंजिल इंडिया की टीम के लिए कहना चाहेंगे कि आप लोगों ने ये जो मुहिम स्टार्ट किया है, बहुत बहुत आप लोगों को बधाई देते हैं। और आप लोगों ने ऐसा सोचा कि ये करना है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस तरह का चीज़ सोच भी नहीं पाता है बहुत कोई। अगर आप लोग सोचे और सोच के कर रहे हैं तो मैं आप लोगों के मेहनत की दाद देता हूँ और आप लोग खूब आगे बढ़िए और हम आपके साथ हैं। मंजिल इंडिया को यही कहना चाहेंगे कि आप जब भी कभी बुलाइएगा हम आपके साथ हैं, और जब कभी आप इनवाइट कीजिएगा आपको जितना हम हो सकेगा आपको हम हेल्प करेंगे हर तरफ से। जैसे राघव जी बोल रहे थे कि यूट्यूब पे पढ़ाएंगे, तो उसमें भी हम सपोर्ट रहेगा मेरा, हम मैथ्स के लिए टाइम देंगे। तो धन्यवाद सर, और धन्यवाद सभी को जो हमारे पॉडकास्ट में जुड़े। तो ऐसे ही बहुत सारी जानकारी मिलती रहेगी, तो बने रहिए हमारे पॉडकास्ट चैनल पे मंजिल इंडिया।